हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद करेंगे कि सब लोग ठीक हैं और बेहतर ढंग से पढ़ रहे होंगे। ठीक है। हमारा पिछली क्लास में 10 गो क्वेश्चन हो चुका था। उसके बाद देखेंगे कि क्या बात है। क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन है आपका, गौर करें क्वेश्चन पे, तभी समझ में आएगा ज्यादा, और ना आएगा नहीं। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि पर्यावरण में गिरावट के कुछ ऐसे उदाहरणों की सूची बनाइए जो अपने अपने आसपास देख रहे हैं। तो बात सुनिए कि पर्यावरण में क्या क्या गिरावट आ रही है, खुद हम देख सकते हैं। कैसे? देखिए, पर्यावरण का मतलब सब कुछ जानता है, जो हमारा वातावरण है, जहां रह रहे हैं, वही एक प्रकार का पर्यावरण है। तो कैसे? तो हम लोग क्या करते हैं कि कूड़े कचरे, अवांछित गंदगी से जल, वायु और भूमि दूषित होना पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। सब कुछ जानता है कि कूड़े कचरे और गंदगी से और भूमि का दूषित होना, ये सब पर्यावरण कहलाता है। दूषित यानी पर्यावरण यानी वातावरण दूषित हो गया। और पर्यावरण में गिरावट का निम्नलिखित उदाहरण है, जैसे जल प्रदूषण, नदियों, झीलों, समुद्रों में बहाए गए कड़े कुछ, जैसे हम अपने गांव में देखते हैं, सब जो गंदगी रहता है घर के बोरा में झोरा में कह के जाके पोखरा में क्या करते हैं, फेंक देते हैं। फेंकते कि नहीं फेंकते हैं? वो सब पूरा तरह से गंदगी हो गया। तो हमसे गंदगी फैल रहा है जो पोखरा में फेंक रहे हैं। हमको लगता है कि सब कुछ जाके पोखरा में फेंकता है। फेंकता है कि नहीं फेंकता है? फेंकता है। इसका मतलब क्या? गंदगी फैला रहा है। और क्या होता है कि जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने से जलीय जीव मर जाते हैं। अब जब जल में प्रदूषित करेंगे तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगा? कम होगा। जब भी हम जल में कूड़ा करकट ऐसा बिखेंगे, कहीं फेंकेंगे, तो होगा क्या हमारा कि ऑक्सीजन की कमी होगा। और ऑक्सीजन की जस्ट पानी में कमी होगा तो उसमें जो जलीय जीव रहते हैं वो सब क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। आपको आगे देखिए, जहाजों से रिसने वाले तेल से समुद्री जीव को हानि होती है। जो जहाज होते हैं, अब इतना जहाजें हैं और उससे कितना है तेल रिसती है। उस होता क्या है कि जो वो भी अगर पानी में कहीं तो मिलती होगी, नदी या पोखर या तालाब में, यानी समुद्र में कहीं भी, तो उससे भी जलीय जीवों की क्या होती है? हानि होती है। क्या होती है सर? तो हानि होती है। इन बातों को ख्याल रखेंगे। दूसरा क्या आपका कि वायु प्रदूषण, कारखाना यानी फैक्ट्रियों से जो धुएं निकलते हैं, या हम लोग जो खाना बनाते हैं गोईठा वोईठा से या लकड़ी से, या मोटर वाहन के धुएं, मतलब कि जो बाइक चलता है, जनरेटर चलता है, इस सब से जो धुआं निकलता है, उस सब से हमारा वायु प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण से क्या होता है कि हमें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक और पेड़ पौधों के लिए हानिकारक होता है। जब वायु ही प्रदूषक हो जाएगा तो होगा क्या कि सांस लेने में हमको क्या होगा? दिक्कत होगा। और लेंगे भी तो कुछ ना कुछ स्वास्थ्य खराब होकर कोई रोग उत्पन्न हो जाएगा। पेड़ पौधे बेहतर ढंग से नहीं हो पाएंगे। ये सब हानि होगी हमारा। आगे देखेंगे भूमि प्रदूषण। भूमि प्रदूषण के बारे में ध्यान से समझ लेंगे एक बार। कि भूमि प्रदूषण, तो भूमि पर कारखानों द्वारा घेरे गए या अन्य स्रोतों द्वारा कूड़ा कचरा आदि फेंकने से पर्यावरण समस्या उत्पन्न हो जाती है। होता है क्या कि कहीं घेर कर हम लोग कूड़ा फेंकते हैं, करकट फेंकते हैं, जिसे ये फेंकती है, हम देखे हैं, और घेर के कहीं फेंकेगी, तो इससे भी भूमि प्रदूषण होता है, क्योंकि वो फेंकने से उसका वातावरण खराब हो जाता है। अब आप ही बताइए, यहाँ फेंका गया है, या मान लीजिए इसको मार काट के फेंक दिया गया है, सड़ गया, गल गया, तो आस पड़ोस में महकेगा कि नहीं महकेगा? महकबे करेगा। भले आप घेर के करिए, लेकिन ऊपरी सतह पे कर रहे हैं तो जरूर बदबू देगा। इधर उधर बहुत बदबू देगा। 10 दिन बाद देगा कि नहीं देगा? सिंपली देगा। तो वही कह रहा है आपका कि कूड़ा का समस्या उत्पन्न हो जाती है। कृषि क्षेत्रों में अधिक उर्वरक का प्रयोग करने से भूमि उपजाऊ भी खत्म हो जाती है। और एक और बात है, हम लोग देखते हैं कि धान रोपते हैं या गेहूं रोपते हैं या सब्जी रोपते हैं, तो उसमें खाद छींटते हैं बहुत सारा। वो खाद छींटने से भी
कितनी बेकार होती है, दिन प्रतिदिन उसकी उपजाऊ शक्ति कम होती जा रही है। इसलिए हम लोग को नहीं वैसा उर्वरक छींटना चाहिए जो पहले उर्वरक इस्तेमाल होता था, जैसे गाय का गोबर मूत्र टाइप के, कंपोस्ट टाइप के सड़े गले पदार्थ, वो सब चीजें अभी यूज करना चाहिए खेतों में। अभी जो आजकल यूज करते हैं खाद है, उजर यूरिया डाई पोटास देते हैं, ये सब बेकार कर रहा है दिन प्रतिदिन। मिट्टी को क्या कर रहा है, ये मिट्टी को क्या कर रहा है कि उर्वरक जो उपजाऊ शक्ति है दिन प्रतिदिन कम कर रहा है। इसलिए दिन प्रतिदिन खेतों में धान या गेहूं रोप रहे हैं तो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। दिक्कत है। चलिए आगे देखते हैं। 12 नंबर क्या कर रहा है कि दी गई मद के लिए देश के सबसे ऊपर है कौन सा। ये तो इसके बारे में हो गया था सर जी, ठीक है फिर भी कर देते हैं। हम कल बताए थे, हो सके तो लिख लेंगे। एचडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, एचडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, एचडीआई का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। एचडीआई का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसका अर्थ क्या होता है, तो मानव विकास सूचकांक। अगर बात करें हिंदी में तो इसका अर्थ क्या हो जाता है छोटू लोग, तो इसका अर्थ हो जाता है मानव विकास सूचकांक। बातों को ध्यान रखें। एचडीआई सूचकांक का क्रमांक कुल 177 देशों में से। एचडीआई कितने देशों से मतलब वो अपना सूचना प्राप्त करती है, तो 177 देशों से सूचना एचडीआई प्राप्त करती है। जन्म के समय संभावित आयु जैसे कि नाम से स्पष्ट है, व्यक्ति के जन्म के समय औसत आयु संभावना दर्शाती है। 3 अवसरों के लिए सकल नामांकन अनुपात का अर्थ है कि प्राथमिक स्कूल, माध्यमिक स्कूल और उससे आगे उच्च शिक्षा के नामांकन का अनुपात का कुल योग। प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों के लिए डॉलर में की जाती है, क्योंकि सब अधिक पैसा अमेरिका के पास है और उसका ही जो मुद्रा है डॉलर है, इसलिए। दूसरी बात है, यह तरीका से भी की जाती है कि $1 ही देश में समान मात्रा में वस्तुएं और सेवाएं खरीद सके। यानी सबसे महत्व दिया जा रहा है, तो किसका दिया जा रहा है, तो डॉलर का दिया जा रहा है। किसका दिया जा रहा है, डॉलर का दिया जा रहा है। ठीक है, बातों को समझेंगे। आगे क्या है, हुआ था, नहीं हुआ अभी, ठीक है लिख लीजिए, फिर से लिख दे रहा है। एच डी आई वुमेन, इंग्लिश में हिंदी में कर दे, किसमें, कोई हिंदी में बोल रहा है कोई इंग्लिश में बोल रहा है, दोनों लिख दे रहा है। वुमेन डेवलपमेंट इंडेक्स, और हिंदी में ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों को, ह्यूमन, सर साउंड नहीं करे, ह्यूमन डेवलपमेंट, तो समझ में आ रहा है, खाली सुन रहे आप लोग, समझ में आ रहा है ना, हाँ ठीक है। विभिन्न मापदंडों के आधार पर दुनिया के विभिन्न देशों को विकास के अलग अलग श्रेणियों में बांटती है। अच्छा क्वेश्चन नहीं देखे आप लोग, हो गया, अब लिख लीजिए जल्दी, लो लिखा, चलिए। एच डी आई वुमेन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक। हो गया, ठीक है देखिएगा।
ये तो समझा देते, गैर समझाने की जरूरत नहीं कि श्रीलंका भारत से भी आगे है कुछ मामला में। ठीक है, ये भी तीनों समझा दिया था आप लोग को। परियोजना से कोई मतलब नहीं। आपको फिर से रिव्यू कर देते हैं ये चैप्टर खत्म होने के बाद, और एक और ऑब्जेक्टिव इसमें से क्लास लेके आएंगे क्या है। ठीक है, ध्यान से समझ लेंगे जो इसमें पढ़ाए हम, कल रिवीजन करके आएंगे क्योंकि कल ऑब्जेक्टिव का मेथड लेके आएंगे। ऑब्जेक्टिव होगा उसमें, ऑब्जेक्टिव होगा, सिर्फ ऑब्जेक्टिव। साउंड क्या करें आप सब। और जो ऑब्जेक्टिव रहेगा खाली वो देखेंगे कि क्या आप लोग का समझ में आ रहा है। जो ऑब्जेक्टिव कल लेके आएंगे उससे ज्यादा कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, तो बाकी धन्यवाद, जा सकते हैं आप सब। हाँ।